नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 +6 +7 +8 +10, 9 + 10 मतलब कि 5 to 10th ये होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, आप पूछेंगे सर कि 1 to 4th क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि 1 to 4th की वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है ना। दो वीडियो हैं, दो दो चैप्टर की, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक भी दे सकते हैं और जाके आप चैनल पर भी चेक कर सकते हैं। मेन बात यह है बेटा कि अगर आप वाकई में ये जो 13 दिन की आपको छुट्टियां मिली हैं उनमें आपने काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर लिया, लेकिन अब टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखना। इसके अलावा ये वीडियो में ज्यादा चैप्टर लेने का पर्पस ये है कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखते जाएं। दिन में अगर एक बार देख लेते हैं, दिन में 2 बार देख लेते हैं, क्योंकि किताब उठाने का मन तो आप लोगों का कर नहीं रहा, लेकिन बेटा इससे आप पछताएंगे बाद में। ध्यान रखना, जो परसेंटेज आप लोगों की अभी तक आ रही थी बाकी सब्जेक्ट की वजह से, वो इस सब्जेक्ट में ना पढ़ने की वजह से बिगड़ जाएगी। इसलिए कोशिश करें अच्छे से पढ़, ठीक है। इसके अलावा एक बात याद रखो कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर क्वेश्चंस वगैरह को, तो बेटा मैं इसमें क्वेश्चन जो आपको देता हूँ ना, उसके नीचे जस्ट आंसर देता हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन भी आपको ऐसे का ऐसा देखने को मिलेगा और आंसर भी आपको ऐसे का ऐसा देखना है। आपने एनिमल में, आपने पीसीएमए में ये बात देख ली होगी कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे लेके आते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसे का वैसा पेपर में आता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। हमने ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे पढ़ाए हैं जिसमें ऑप्शन तक वही के वही हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। तो विश्वास रखिए, विश्वास रख के बस पढ़ाई करिए, जिस दिन पेपर दे के आओगे आगे थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो अब हम टाइम खराब नहीं करेंगे, हम करेंगे हमारी पढ़ाई स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 5 को, जो है प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट। कौन सा है? प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट। और इसके बाद 6 पे आएगा प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड, मतलब पौधा संरक्षण पहला चैप्टर। 2 पार्ट है पौधा संरक्षण के। कितने पार्ट हैं? 2, जिसमें से पहला वाला है 5 चैप्टर। अभी सिर्फ हम इसमें क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं जो मोस्ट है, और इस वाले चैप्टर के अंदर आपको काफी क्वेश्चन मोस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसका नाम है बीट्स। क्या नाम है? बीट्स। तो पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा, व्हाट इज प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि पौधा संरक्षण क्या है? लिखिए। फसलों के सफल उत्पादन के लिए उन्हें बीमारियों, हानिकारक कीटों और खरपतवारों से बचाना पौधा संरक्षण कहलाता है। मतलब फसलों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको हमको किस से बचाना पड़ेगा? बीमारियों से बचाना है, कीटों से बचाना है, खरपतवारों से बचाना है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पौधा संरक्षण बोलते हैं। यानी कि प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम डिजीज, हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड बीट्स फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड प्लांट प्रोटेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, राइट द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D एंड TCA। इस पे डालिए वेरी वेरी मोस्ट। इस पर क्या डालिए? वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 2,4-D और TCA का फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4-D का होता है 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये किसका होता है? ये होता है 2,4-D का। किसका होता है? 2,4-D का। और TCA का क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इन दोनों को ध्यान से याद रखना है। 2,4-D का होता है 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और इसका क्या होता है? TCA का ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस पर डालिए वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि ये 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पेपर आपको देखने को मिलेगा 101%, ठीक है। 2,4-D यहाँ पे क्या है? 2,4-D यहाँ पे हार्मोन है, जिसको हम बीट साइड यानी कि जो कचरा मारने की दवाई होती है उसको बनाने में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राइट द नेम्स ऑफ मेन बीट्स ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मतलब अभी आप जो देख रहे हैं, अभी जो हमारी फसल चल रही है, चना है, मसूर है ना, गेहूं है, राई है, ये जो सीजन है इसको बोलते हैं हम रबी क्रॉप, है ना।
तो रबी क्रॉप में जो खरपतवार उगते हैं उनके नाम बताइए। इस बार सबसे ज्यादा समस्या जिस की देखी गई है उसका नाम है बथुआ। अगर आप देखोगे स्पेशली मसूर के अंदर आपने देखा होगा कि बथुआ की जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो बथुआ जो है रबी क्रॉप है। इसके अलावा कृष्ण नील, इसके अलावा हिरनखुरी, दूब, गेहूंशा। गेहूंशा जो होता है ना, इसका बॉटनिकल नेम होता है फ्लारिस माइनर, फ्लैरिस माइनर। आदि रबी फसलों के प्रमुख खरपतवार हैं, यानी कि बथुआ है ना, जैसे बोलते हैं कृष्ण नील, हिरनखुरी, दूबग्रास, गेहूंशा। गेहूंशा को हम बोलते हैं इसका बॉटनिकल नेम होता है, क्या होता है, फ्लारिस माइनर, फ्लैरिस माइनर ईटीसी। द मीन वीड्स ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप के जो है मेन खरपतवार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा अच्छा वाला क्वेश्चन जो है, जो बढ़िया क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसको छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो उस पर लगाइए। हाँ, ये राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ बीट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉटलैंड्स विद एग्जांपल। कॉटलैंड्स मतलब उनमें कितनी बीज पत्र होते हैं, कॉटलैंड्स होते हैं। देखो, बीज पत्रों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण उदाहरण से लिखिए। ठीक है, कॉटलैंड्स का मतलब क्या है, बीज पत्र। जैसे मतलब आपने कोई भी दाना लिया, कोई भी फसल का, उसको ऐसे खोला, अगर ऐसे खुल गया तो वो है डाइकॉटलैंड्स, और अगर नहीं खुला तो वो मोनोकॉटलैंड्स है। मतलब ऐसे समझिए, जैसे चना है, चना को हम डाइकॉटलैंड्स बोल सकते हैं यहाँ पे, और गेहूं को नहीं बोलेंगे, गेहूं को मोनोकॉटलैंड्स बोल सकते हैं, मतलब जिसकी एक बीज पत्र होती है। ठीक है, देखो अब जरा, है ना, इसको हमने दो में बांटा है, मोनोकॉटलैंड्स खरपतवार और डाइकॉटलैंड्स खरपतवार। इनके बीजों में एक ही फली होती है, उदाहरण के लिए मोथा, सनाब घास, कांस, बरुण, मंचरी, गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं हम वो। अच्छा, आपको यहाँ पे चना वना क्या देखने को मिला बेटा, खरपतवार है, क्या है, खरपतवार फसलों की बात हो रही है। डाइकॉटलैंड्स में जिनमें क्या होता है, इनके बीजों में दो पत्तियां होती हैं, उदाहरण के लिए हिरनखुरी, बथुआ, गाजर घास, चौलाई। ठीक है, अब इसको हिंदी में देखें, इंग्लिश में देख लेंगे। मोनोकॉटलैंड्स बीट्स कौन होते हैं, हैव अ सिंगल पोड इन देयर बीट्स। एग्जांपल मौथा, है ना, मौथा के अलावा जो उसका हम बोलते हैं स्नैप, है ना, ग्रास, घास ग्रास जो होता है। ठीक है, इसके अलावा जो वीट्स अंकल मतलब गेहूं का मामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकॉटलैंड्स देयर सीड्स हैव टू लीव्स, एग्जांपल हिरनखुरी, बथुआ, कैरोट ग्रास, है ना, ये इस प्रकार के जो है ना, इनको हमने देखा है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ये क्या होते हैं, दो प्रकार के बीट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉटलैंड्स, डाइकॉटलैंड्स और मोनोकॉटलैंड्स, यानी कि बीज पत्र के हिसाब से दो प्रकार के, मोनोकॉटलैंड्स और डाइकॉटलैंड्स, ये याद रखना हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, इसके अलावा आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला, राइट फोर बेनिफिट्स ऑफ बीट्स। राइट फोर बेनिफिट्स ऑफ बीट। देखो, आपने अभी तक बीट्स की क्या देखे होंगे, नुकसान, हमेशा सुने होंगे बीट्स के नुकसान होते हैं, खरपतवारों के क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उसके इंपोर्टेंट, यानी कि फायदे की, लाभ के। तो खरपतवार के चार लाभ लिखिए। तो पहला खरपतवार का जो लाभ है, खरपतवार की जड़ें मिट्टी के कणों को एक साथ पकड़ के रखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खाली खेतों में मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई खाली जगह पड़ी है और वहां पे अगर दूब ग्रास हो गया तो आपको पता है वहां पे मिट्टी बहती नहीं है। ठीक है ना, और ऐसी जगह है जहाँ पे दूब ग्रास या कोई भी फसल नहीं है और वहां पे अगर जो है मिट्टी है तो वो पानी से बह जाती है। तो क्या होता है, बीट्स जो होते हैं मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिस वजह से मिट्टी का कटाव नहीं होता है। अब इंग्लिश में भी समझने वाले इसको। खरपतवार मिट्टी से नमी बनाए रखने के लिए गीली घास का काम करते हैं, है ना, या गीली जो परत होती है उसका काम करते हैं। इनका उपयोग हरी खाद और कंपोस्ट बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ खरपतवार जैसे दूबग्रास, हिरनखुरी आदि पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बथुआ, चौलाई आदि का उपयोग मनुष्य सब्जी बनाने के लिए भी करता है। मतलब जो कुछ खरपतवार हैं, जो कुछ बीट्स हैं, वो हम एज अ फॉडर यूज कर रहे हैं, है ना, जानवरों को खिलाने के लिए। और जैसे चौलाई है, बथुआ है, तो ये एज अ वेजिटेबल भी यूज होता है ह्यूमंस के लिए, है ना। खरपतवार, कई खरपतवार औषधीय महत्व के होते हैं, उदाहरण के लिए पीलिया की दवाई मकोई में बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, मकोई से। और गुर्दे की पथरी की दवाई बनाई जाती है गोखरू से, किससे बनाई जाती है, गोखरू से। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो इंग्लिश में इनकी बात करते हैं। पहला है द रूट्स ऑफ वीड्स
hold the soil particles together as the result of which soil erosion does not occur, है ना, मतलब जो पकड़ के रखते हैं मिट्टी को जिस वजह से soil erosion नहीं हो पाता। इसके अलावा beads act as much of the ration moisture from the soil. They are also used in making green manure and compost. इनको कंपोस्ट बनाने के लिए और ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। इसके अलावा सम बीट्स, कुछ बीट्स हैं लाइक दूबग्रास, है ना, इसके अलावा हिरनखुरी जिसे हम बोलते हैं, हिरनखुरी याद रखना इसको ना, हिरनखुरी आर यूज्ड एज एनिमल फॉडर, बथुआ, है ना, इसके अलावा जो होती है ना गोखरू, इसे अमरनाथा करके बोलते हैं, ETC आर यूज्ड ह्यूमंस टू मेक वेजिटेबल्स, ह्यूमन के लिए वेजिटेबल के रूप में यूज होता है। इसके अलावा मैनी बीट्स आर ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, है ना, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन फॉर जॉन्डिस इज मेड फ्रॉम दी मकोई, मकोई से जो है जॉन्डिस मतलब पीलिया की दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा मेडिसिन फॉर किडनी स्टोन इज मेड फॉर गोखरू, किडनी स्टोन मतलब किडनी में पथरी बन जाती है तो उसके उपचार के लिए गोखरू का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको 4 से 5 और ज्यादा भी आप लिख सकते हो बीट्स के यूजेस, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको आ गया देखने को, ये मिलेगा, इस पे डालिए वेरी वेरी मोस्ट, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीट्स, मतलब बीट्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम हमको लिखना है, ठीक है ना। खरपतवार के प्रमुख खासियतों को लिखिए, खासियत मतलब उसके गुण लिखिए। तो इनके गुण क्या है? खरपतवार फसलों से ज्यादा बीज पैदा करते हैं। देखो आपने देखा होगा बीज में बहुत सारे जो जो होता है ना, खरपतवार बीज होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बीज पैदा हो जाते हैं। खरपतवार के बीज वजन में इतने हल्के होते हैं कि बहुत आसानी से फैल जाते हैं, मतलब दूर दूर तक उड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा खरपतवार के बीज में डोर्मेंसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए कुछ खरपतवारों के बीज 25-40 साल तक उगते देखे गए हैं। जैसे बथुआ के बीज, मतलब आज बीज गिर गया 40 साल बाद तक उसके अंदर ये क्षमता होगी कि वो वापस से उग सकता है, ठीक है। खरपतवार के बीजों में खराब हालत में भी पनपने की काबिलियत होती है। खरपतवार में वेजिटेटिव ग्रोथ फसलों के मुकाबले ज्यादा तेजी से होती है, मतलब जल्दी से बढ़ते हैं। ये फसलें मिलने वाला खाना जो है पानी, हवा और धूप को ज्यादा देर तक रोक लेते हैं। इसके अलावा बीजों के अलावा खरपतवार अपनी वेजिटेटिव हिस्सों के बीच भी से भी बच्चे पैदा करते हैं, जैसे दुबग्रास, हिरनखुरी, है ना, ये क्या कर रहे हैं, है ना, टहनियों से दूसरे पौधे बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बीट्स प्रोड्यूस मोर सीड देन क्रॉप्स, क्रॉप से ज्यादा देते हैं। इसके अलावा बीट्स आर सो लाइट इन वेट दे आर डिस्ट्रीब्यूट वेरी इजीली, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके अलावा बीट सीड हैव डोरमेंसी प्रॉपर्टीज, hence beads of some beads have been seen to germinated for 22 से 40 years. फॉर एग्जाम्पल बथुआ, मतलब कोई बीज है जो आज गिर गया तो वो 25 से 40 साल तक उसके अंदर ये क्षमता है कि वो खराब नहीं होगा, वापस से उग सकता है, ठीक है। इसके अलावा बीट सीड हैव द एबिलिटी टू, है ना, फ्लोरिश इवन इन द अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है फिर भी ग्रोथ करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आप देखोगे वेजिटेटिव ग्रोथ इन बीट्स इज फास्टर देन क्रॉप्स, क्रॉप से ज्यादा तेजी से उगने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा एडिशन ऑफ सीड्स बीट आल्सो रिप्रोडक्टिव थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट से भी क्या कर सकते हैं, ये जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नए अपने जैसे वंशजों को पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हमारे 5वें चैप्टर के अंदर हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप यही क्वेश्चन आपको याद रखना है, गारंटी से यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड, यानी पौधा संरक्षण द्वितीय। तो पहला पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। इसमें आ जाइए जल्दी जल्दी से। इसमें भी हम आपको पता है ऑब्जेक्टिव की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंपोर्टेंट, वो है ये, राइट द कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ 2 हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ कॉटन, कॉटन में लगने वाले 2 इंसेक्टों के नाम और उनके जो है साइंटिफिक नाम के नाम बताना है। तो पहला है पिक वर्म, कौन सा है,
पिंक वॉर्म जैसे बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है पैक्टिनोफेरा गॉसिपीला, पैक्टिनोफेरा पैक्टिनोफेरा गॉसिपीलिया करके जो है ना नाम है इसका। इसके अलावा स्टेम बोरर, ये आप लोगों को हर फसल में लिख देना है। आप लोगों से पूछेगा कि किसी भी फसल का नाम लेके कि इसके हार्मफुल इंसेक्ट लगी है, तो स्टेम बोरर आप लोग लिख सकते हैं। स्टेम बोरर लगभग सब में पाया जाता है, फूड बोरर और पोर्ट बोरर और स्टेम बोरर। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? तो इसका साइंटिफिक नेम है स्पेनोपिटेरा गॉसिपी, है ना, गॉस्पी, स्पेनोपिटेरा गॉस्पी स्टेम जो बोरर होता है ना उसका नाम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा राइट द नेम्स ऑफ एनी टू डिजीज इन व्हीट क्रॉप अलोंग विद देयर पैथोजेनस, मतलब गेहूं की दो बीमारियों के नाम और उन किसके द्वारा फैलते हैं उनके नाम बताने। तो पहली बीमारी का नाम है पाउंड्री मिल्ड्यू। जो पैथोजेनस क्या है इसका? इसका पैथोजेनस है एरीसीफे ग्रोमिनिस। इसके अलावा लूज स्मट जो होता है ना, इसका पैथोजेनस है एसिटिगेमोनुडा टिटिकी। ठीक है, और यही का यही आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश के अंदर। तो पाउडरी मिल्ड्यू और लॉसी स्मट जो है ना, ये दो बीमारियां हैं गेहूं की, इनके भी नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन ये वाला, राइट द नेम ऑफ टू मेजर पेस्ट एंड डिजीज ब्रिंजल क्रॉप। ब्रिंजल मतलब यहाँ पे बैगन की बात हो रही है, तो बैगन की फसल के दो प्रमुख कीटों और रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है बैगन छेदक, मतलब कि जो पोड़ बोरर होता है उसको छेदने वाला। इसके अलावा बैगन तना और फल वेदक, मतलब कि वैगन स्टेम बोरर एंड पोड बोरर। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इसके रोगों की, तो फल विच्छेदन और पत्ती छोटी पत्ती रोग, ये प्रकार की बीमारी है, जैसे ब्रिंजल बोरर, ब्रिंजल स्टेम बोरर एंड ब्रिंजल फूड बोरर। इसके अलावा आप देखोगे डिजीज में, तो फूड जो है ना जिसको विच्छेदन बोलते हैं, एब्जक्शिकेशन मतलब खराब कर देना उसको। लिटिल लीफ डिजीज, इसका नाम रखना, छोटी पत्तियां रह जाती हैं, ये बीमारियां हैं बैगन की। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखो और भी पढ़ लेना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है अति इंपोर्टेंट। क्या अति इंपोर्टेंट है? राइट द नेम्स ऑफ एनी टू सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो कैसे हो, जैविक हो। तो राइट द नेम ऑफ एनी टू इंसेक्टिसाइड, ऐसे पूछे किन्हीं दो विशिष्ट जैविक कीटनाशकों के नाम, किन्हीं दो कीटनाशकों के नाम। तो पहला है डीडीटी और दूसरा है बीएचसी। बीएससी हार्मोन होता है, ठीक है, डीडीटी और बीएससी, डीडीटी और बीएससी याद रखना है इनको। और बात करें तो अगला आपको क्वेश्चन छोड़ दो, है ना, छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, आइए आइए, है ना, हम बताएंगे कौन सा वाला क्वेश्चन करना है। ये वाला बढ़िया, राइट द, देखो पढ़ लो हल्का सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हेडिंग हेडिंग पढ़नी है। राइट द एग्रोनॉमिक मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल की जो एग्रोमेथिक मेथड होती है उनके बारे में, यानी कीट नियंत्रण की शस्य विज्ञान संबंधी विधियों के नाम लिखिए। तो पहला होता है फसल अपशिष्टों को नष्ट करना, दूसरा होता है खरपतवार नियंत्रण करना, ठीक है, अगला होता है ग्रीष्मकालीन जुताई, और चौथा होता है फसल चक्र बना के, पांचवा होता है कीट प्रतिरोधी किस्में उगाना। मतलब जो है पेस्ट है उनको कंट्रोल को करना है, कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रॉय क्रॉप रिड्यूस, मतलब खेत में अगर कोई क्रॉप का बेस पड़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो। इसके अलावा बीट्स कंट्रोल, मतलब कि खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल कर लो, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे कीड़े फैलते हैं। इसके अलावा समर प्लाउइंग, जिसको अपन प्लाउ करना बोलते हैं, गर्मियों में भी फसल कट करने के बाद हम प्लाउ करते हैं, उसको बोलते हैं समर प्लाउइंग। उससे भी काफी हद तक क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल होता है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र को अपनाना, क्रॉप रोटेशन आपको पता ही है, बार बार अलग अलग फसलों को बोना। इसके अलावा ग्रोइंग इंसेक्ट रेसिस्टेंस वेराइटीज, मतलब ऐसी वेराइटी लगाना जो इंसेक्ट रेसिस्ट होती हैं, उनको लगाना, हाइब्रिड के जमाने में ये पॉसिबल है। तो ठीक है, तो ये होती है शास्त्र संबंधी विज्ञान विधि में बिना केमिकल कंट्रोल करना। ठीक है, इनको याद रखना आप। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आपसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ 5 क्रॉप डिजीज एंड देयर पैथोजेनस, मतलब कोई भी 5 बीमारियों के नाम, तो वो ऊपर लिखे थे वही वाले याद रख लो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, छोड़िए, अब यहाँ पे देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। कोई क्वेश्चन इतना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है। इस वाले को देखते हैं क्या है, राइट द
इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट छोड़ दो, ये बहुत पहले आते थे ना, क्योंकि उतना टाइम अपने पास है नहीं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, देखो इसमें मैं आपको बताऊँ ना 6 वाले चैप्टर में छोटे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं वो ही कर लो। इसमें कुछ हार्मोन्स हैं जो बीटसाइड्स के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, डीडीटी, बीएससी वगैरह। इसके अलावा इंसेक्ट्स के नाम याद रखना है। इसके अलावा बीमारियां याद रखनी है, जैसे कि गेहूं की बीमारियां कौन सी हैं, तो पाउल्ट्री मिल्ड्यू है ना। ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल की बीमारियां कौन सी हैं, तो स्मॉल जो है ना लीफ डिजीज है। इसके अलावा ब्रिंजल में रखने वाले कीट कौन से हैं वो रखना है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पांचवा वाला, पांचवा चैप्टर जिसको बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट। इसमें बीट्स है, प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड, यानी कि पौधा संरक्षण द्वितीय। इसमें क्या है, कीड़े। इन दोनों का ही आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला चैप्टर हमारा आता है 7th चैप्टर है, अति इंपोर्टेंट चैप्टर है भैया 7th और 8। कौन कौन सा, 7th और 8। क्रॉप कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फर्स्ट, यानी कि फसल उत्पादन पहला, ठीक है। और 8वां है फसल उत्पादन द्वितीय। तो ये दोनों हैं जिसमें हमको पैडी पढ़ना है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है हमको, पैडी पढ़ना है, सोयाबीन पढ़ना है ना, ग्रीन ग्राम पढ़ना है और ब्लैक ग्राम पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूं बड़े क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में पढ़ने में कोई भी आपको दिक्कत होगी नहीं। अगर आपने ये 2-4 क्वेश्चन याद कर लिए, मतलब सारी फसलों के एक एक क्वेश्चन याद कर लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा वहीं से। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ मूंग अंडर द फॉलोइंग हेडलाइंस। अब मूंग के कल्टीवेशन को अपन को बताना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, पहले इंग्लिश में बात करते हैं फिर हिंदी में बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश बात है कि यहाँ पे जैसे कि बॉटनिकल नेम है, तो बॉटनिकल नेम का क्या होता है आपको देखो हिंदी में मैं सब कुछ पहले बता ही देता हूँ, हिंदी वाले बोलेंगे नहीं तो भी। देखो जरा यहाँ पे जैसे हमको पहला क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर हमको कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। पहला है बॉटनिकल नेम, तो फेजोलस ऑरियस परिवार कौन सा होता है, फेजोलस ऑरियस, फेजोलस ऑरियस का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। मूंग की खेती की बात कर रहे हैं। इसका फैमिली कौन है, लेगुमिनेसी है, कोई दिक्कत नहीं है। बुवाई का समय क्या है, तो ग्रीष्म काल की बुवाई जो है वो समय जो है मार्च में के प्रथम सप्ताह में करी जाती है और अप्रैल तक कर दी जाती है। खरीफ के सीजन में भी मूंग बोई जाती है, उसमें आप 15 जून से 15 जुलाई तक बोते हैं, और बसंत ऋतु में इसकी बुवाई कर जाती है फरवरी मार्च में, यानी कि इस समय फसल कट करके आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत सारे लोग मूंग लगाते हैं। इसके अलावा इसकी सीड दर आप देख लेना, सीड रेट, तो ग्रीष्म काल एवं बसंत ऋतु की फसलों के लिए बीज की जो मात्रा होती है 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर होनी चाहिए। खरीफ के लिए 12 किलो होना चाहिए पर हेक्टेयर, है ना। दोनों फसलों के लिए आपको याद रखना है। इसकी बात करें अगर हम, तो इसके अलावा आप दूसरा याद करेंगे उन्नत वैरायटी, सबसे इंपोर्टेंट है ये, है ना हाइब्रिड। तो बसंत एवं ग्रीष्म मूंग की किस्मों की अगर हम बात करें तो पूषा बैसाखी, है ना, टाइप फर्स्ट, इसके अलावा टाइप 44, है ना। और अगर हम खरीफ की बात करें तो पंत मूंग टू T1, इसके अलावा सीड रेट की बात करें, बीज उपचार की बात करें तो बुवाई से पहले आपको क्या करना है, थीरम 3 ग्राम, इसके अलावा जो है ना प्रयोग करना है थीरम 3 ग्राम जो है अपन को यूज करना पर किलो के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर कर सकते हैं। कीट कौन कौन से हैं उसकी बात छोड़ दो, रोग याद रख लो। यहाँ पे मैं कीट आपको बताऊंगा जो उसके करेंगे हम ग्राम के, वही वाले कीट रहेंगे। पत्ती धब्बा रोग और पीले धब्बे रोग, दो ही है, ठीक है, ये दोनों ही चीजें, ठीक है। अब देखो मूंग है ये, है ना, इसका देखो फेलियोसस, है ना, ऑरियस करके इसका नाम है। तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा क्या होता है, गड़बड़ होता है, तो इसकी स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद रख लेना। फैमिली लेगुमिनेसी है। फैमिली तो आपको मैं याद करवाता हूँ कि कोई सी भी दाल वाला पौधा है, जैसे मूंग की दाल, तुअर की दाल, चना की दाल, मूंगफली की दाल, सोयाबीन की दाल, जितनी भी दाल वाले पौधे हैं सब के सब लेगुमिनेसी में आते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा टाइम की बात करें तो समर में आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बोना है, अप्रैल मिड अप्रैल तक। खरीफ में अगर बात करें 15 से 15 जुलाई, है ना। स्प्रिंग सोइंग टाइम की अगर हम बात करें फरवरी मार्च, ठीक है। सीड रेट की बात करें तो सीड क्वालिटी फॉर द समर ना, स्प्रिंग में आपको 25 से 30 किलो बोना है ना। खरीफ में आपको 12 किलो बोना है, ठीक है। ऐसे याद रखते जाइए, ऐसे पढ़ोगे 3-4 बार तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको सीड ट्रीटमेंट याद रख लेना है। तो बिफोर सोइंग आपको क्या करना है, थेरम
थाइरामोक्सिल याद रखना 3 ग्राम पर किलो के हिसाब से डालना है। ठीक है, राइजोबियम कल्चर भी आप उसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वो होते हैं क्या लेगुमिनेशिया होते हैं, तो उसमें राइजोबियम कल्चर बढ़िया होता है। यील्ड की अगर हम बात करें 10 से 15 क्विंटल तक पर हेक्टेयर ये निकल सकता है खरीफ में, 10 से 15 क्विंटल हो सकता है जायद में। अगर हम बात करें तो डिजीज की, तो लीफ स्पॉट डिजीज और एलो है ना मिल्ट जो होता है डिजीज आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, 2 बीमारियां इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ये हो गया आपका मूंग। ठीक है, इसके अलावा इस पे लगाइए बेरी, वेरी मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करना है ये कर लीजिए पीजन पी। क्या कर लीजिए, पीजन पी। पीजन पी मतलब होता है यहाँ पे अगर आप बात करें तो अरहर। क्या होता है, अरहर। तो अरहर को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले बात हो रही है इसके बॉटनिकल नेम की। बॉटनिकल नेम यानी कि वनस्पति की और फैमिली की। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है कैजेनस कजान। कैजेनस कजान याद रखना। पीजन पी का बॉटनिकल नेम 1 नंबर में पूछ लेगा, कैजेनस कजान। फैमिली आपको पता ही है, दाल बन रही है तो लेगुमिनेशी है। जन्म की बात करें तो जन्म स्थान इसका भारत माना जाता है। मिट्टी से जुड़ी जरूरतों की बात करें तो जमीन जो है ना, इसकी खेती के लिए ये मत देखो आप। इसके अलावा आपको देखना है खाद और फर्टिलाइजर्स। क्या देखना है, खाद और फर्टिलाइजर्स। तो प्रति हेक्टेयर आपको 10 से 15 केजी नाइट्रोजन और 40 से 45 केजी फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वेराइटी यानी किस्मों को आपको याद रखना है। तो प्रभात, पंत ए, TT5, TT6, प्रगति, इसके अलावा C11, ये इसकी क्या है, बढ़िया से बढ़िया क्या है, वेराइटीज। सीड रेट की बात करें तो सीड रेट आपको 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना है। इसके अलावा अगर हम कीड़ों की बात करें तो फली छेदक, पत्ती लपेटने वाला, ये दो इसके अंदर कीड़ा होते हैं। बीमारियों की बात करें, बीमारी इंपोर्टेंट है तो अरहर में मुरझना और अरहर का बंजर रोग ये होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो औसत पैदावार की, तो जल्दी पकने वाली फसलों में 8 से 12 क्विंटल और देर से पकने वाली में 12 से 15 क्विंटल जो है सीड रेट देखने को मिलता है। मेन बात ये है कि जब भी आप इसको याद करें तो आपको यहाँ पे इसको 22 बिल्कुल बारीकी से थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, मतलब अभी देख लीजिए, उसके बाद में एक बार वीडियो देखना, दोबारा वीडियो पॉज करो, उसको लिखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1-2 फसलें हैं उनको याद करोगे आप। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 फसलें याद करवाऊंगा मैं, उनमें से एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। यहाँ पे पीजन पी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कमजोर पढ़ने वाले हैं वो इसको करेंगे, आरआर को करेंगे, पीजन पी को अच्छी तरीके से याद करके रखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देते हैं। बॉटनिकल नेम इसका है, बॉटनिकल नेम कजनस कजान, कैजेनस कजान। और फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेशी है। प्लेस ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो है वो है इंडिया। पीजन पी के नाम से इसको फेमस है। अरहर तुअर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सीड रेट की, तो इम्प्रूव वेराइटी देख लो पहले, तो सीड रेट बाद में देखेंगे, नीचे वाला है। तो प्रभात, पंत A3, TT5, TT6, प्रगति C11, ये क्या है, इसकी इम्प्रूव वेराइटीज है। सीड रेट की बात करें हम तो सीड रेट में आप दे सकते हैं जो है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, बोते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इंसेक्ट में पोर्ट बोरर, लीफ बोरर। डिजीज में पीजनस पी, बिल्ट और पीजनस पी वेरर जो है ना डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। और एवरेज यील्ड की बात करें तो जल्दी मेच्योर, अर्ली मेच्योर वेराइटीज में होता है 8 से 12 क्विंटल और लेट मेच्योर वेराइटीज में होता है 12 से 15 क्विंटल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पीजन पी मतलब की अरहर। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैजेनस कजान। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही मुझे लग रहा है यही देखने को मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को भी याद रखिए जरा। ये वाला क्वेश्चन क्यों याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट बॉटनिकल नेम है तो एक एक नंबर में पूछेगा तो आपको याद रखना है। जैसे बात करते हैं पैडी। पैडी मतलब यहाँ पे क्या है, धान है। तो धान जो होता है ना, धान, ये वाला धान, धान का यहाँ पे नाम होता है ओराइजा सटाइवा। बॉटनिकल नेम आपको पता है ग्रेमनी। व्हीट और धान का ग्रेमनी होता है। मूंग बीन, जिसको हम हरा चना बोलते हैं, इसको अमन ग्राम भी बोल सकते हैं, है ना, चिकपी भी बोल सकते हैं, कई नाम इसके होते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो इसका ग्रीन ग्राम जो होता है, ग्रीन ग्राम, हरा जो होता है ना, मूंग, मूंग के नाम से जानते हैं, हरा चना, हरा चना बोलते हैं, इसको मूंग बोलते हैं। मूंग याद रखिए आप तो। ठीक है, तो इसका नाम आपको पहले ही पता था, बताया था ना। अभी क्वेश्चन देखो कौन सा समझाया था जब ही। इसका हिंदी में भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं, फेजोल्स ओरियस, है ना, क्या होता है, फेजोल्स ओरियस होता है ये वाला नाम। इसके अलावा इसकी फैमिली लेगुमिनेशी है, उड़द, तो बिगना मोंगो,
क्या होता है, बिगना मुंगो। इसके अलावा उर्द उर्द का बिगना मुंगो याद रखना, ठीक है। ये देखो हिंदी में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिगना मुंगो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीजन पी, तो इसका पहले याद करा था कैजिनस कजान। सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स, और इन सब की फैमिली जो होती है वो होती है लेगुमिनेसी। देखो कैजिनस कजान आपने याद कर लिया, उसके बाद आपको करना है पैडी याद। उसके बाद आपको क्या याद करना है, पैडी। देखो आ गया, हाँ ये पैडी, पैडी याद कर लो और कैजिनस क्या कजान याद कर लो, वो काम बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं सोयाबीन आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले इसकी बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, ओराइजा सटाइवा इसका नाम होता है, फैमिली इसकी ग्रैमनी है। प्लेस ओरिजिन जो है इसका जो है इंडिया माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव वेराइटी की बात करें, साकेत 4, पूसा बासमती फर्स्ट, रत्ना, है ना, कस्तूरी। इसके अलावा आप लोग जो भी लिखना चाहें आपको पता ही होगा इसके। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, 6 ये वाला सीड रेट क्या याद रखनी है, सीड रेट याद रखनी है। इसमें 30 केजी सीड इन सफिशियंट फॉर अ नर्सरी ऑफ 1 हेक्टेयर, बट द फ्लोड अफेक्टेड जो एरियाज होते हैं उनके लिए आपको याद रखना है 80 टू 100 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। केजीज में है ये, ठीक है, याद रखो। इसके अलावा एक याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ ली जाएगी, इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा है, डपोंग मेथड हिंदी में ही बताएंगे अभी। डपोंग मेथड क्या होती है, ठीक है ना। दिस मेथड इज प्रिपेयर पैडी सीडलिंग इन द अडोप्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। इसको आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स होते हैं इसको ने अडॉप्ट कर रखा है इन इंडिया। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल पैडी इज द जर्मिनेटेड बाय द सोकिंग इन अ वाटर फॉर 10 to 12 hours, then this germinated paddy are spread on the cemented floor and thick layer is made with the covered straw or polythene sheet is where the seedling are ready 10 to 15 days. There is a lot saving of labor and time in this method। मतलब डपुंग मेथड क्या है भैया, ये आंध्र प्रदेश के जो किसान है वो इसको यूज करते हैं। वो क्या करते हैं भैया, सबसे पहले तो चावल को गला के रखते हैं, ठीक है, 10 से 12 घंटे के लिए। फिर उनको निकालते हैं और कोई सीमेंटेड फ्लोर होता है उस पर फैला देते हैं, और उसके ऊपर से मतलब पक्की जो छत होती है इसके ऊपर फैला देते हैं और उसके ऊपर पन्नी से ढांक देते हैं उसको। तो 10 से 12 दिन बाद आप देखोगे तो उसमें हल्के हल्के कुरा फूटने लगते हैं। इसी को बोला जाता है डपोंग मेथड। इससे क्या होता है, पैसा बचता है और लेबर बचती है। इसके अलावा पता ही है, बीट्स तो आप लोग याद रख ही सकते हैं, बीट में प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बीट्स तो इसके याद रख सकते हैं। अब एवरेज हीट आपको पता है 50 से 75 क्विंटल, ठीक है। ये नॉर्मल होती है वेराइटी, इंप्रूव वेराइटीज के लिए, और नॉर्मल वेराइटी की 25 से 30 क्विंटल। डिजीज की बात करें तो सबसे फेमस है खैरा डिजीज, है ना, जिंक की कमी से होता है, याद रखना इसको, है ना। इसके अलावा झंका जो डिजीज होता है वो। इंसेक्ट की बात करें तो स्टिंग वर्ग होती है और स्टेम बोरर होता है ना। आर्मी वॉर्म भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये था आप लोगों का क्या, पैडी इंग्लिश में। अब हम इसकी बात करेंगे हिंदी में, यानी कि धान की खेती को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा है। फैमिली क्या है, ग्रेमनी है। उत्पत्ति स्थान आपको बताइए भारत है ना। बेहतरीन किस्मों के नाम लेके तो साकेत, पूषा, बासमती, फर्स्ट, रत्ना, कस्तूरी, है ना। इसके अलावा आपको अगला याद रखना है वो है बीजदर। तो बीजदर है आप लोगों की 30 की भी काफी होती है नर्सरी के लिए, लेकिन अगर आप फ्लोटेड एरिया में रहते हैं तो 80 से 100 क्विंटल, ठीक है। और जबकि छिड़कने वाली जो तरीके से अगर आप बोगे ऐसे फेंकने वाले से तो 100 से 120। सबसे इंपोर्टेंट है डपुंग मेथड, अलग से 2 नंबर में पूछ ली गई है। डपुंग मेथड क्या होती है, धान के पौधा तैयार करने का यह तरीका आंध्र प्रदेश के किसान अपनाते हैं। इस तरीके में सबसे पहले धान को 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगोकर, है ना, अंकुरित किया जाता है। फिर इन अंकुरित दानों को सीमेंट वाले फर्श पर फैलाकर एक मोटी परत बनाकर पोआला या फिर पॉलीथीन शीट से ढक दिया जाता है। इस तरह से 10 से 15 दिनों के अंदर पौधा तैयार हो जाता है। इस तरीके से मेहनत और समय बहुत बचत होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको खरपतवार याद ही रखना है, खरपतवार कौन कौन सी है वो ध्यान रख लेना, इसमें कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा औसतन उपज आपको पता है 50 से 75 क्विंटल, देसी किस्मों के लिए 25 से 30 क्विंटल। रोग कौन कौन से, सबसे इंपोर्टेंट है इसका खैरा रोग, दूसरा है झोंका रोग। खैरा याद रखना जिंक कमी से होता है, बहुत इंपोर्टेंट है। कीटों की बात करें तो बदबूदार कीड़ों के, और इसके अलावा तना छेदक, 2 बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। आर्मी बर्म जो भी करके ना फेमस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट था पैडी। और इसके अलावा आपको याद रखना था एक और कौन सा, पीजन पी मतलब कि अरहर। ये 2 फसलें अपन अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये ब्यासी मेथड वगैरह है ना, इनको भी एक बार आप पढ़ लेना। ब्यासी मेथड के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो यार,
देखो यहाँ पे ब्यासी या बाल ब्यासी इसको बोलते हैं, वो मेथड है। यह विधि छत्तीसगढ़ में काफी प्रचलित है। इस विधि में सूखे खेत में हल चलाकर मिट्टी के भुरभुरा बनाया जाता है, के बाद छिड़काव विधि से बीज बोए जाते हैं। इस बुआई है ना, खुर्रा बुवाई भी कहा जाता है। वर्षा के बाद बीज अंकुरित होते हैं और उनकी बढ़ावार शुरू होती है। जब पौधे लगातार 6 इंच ऊंचे हो जाते हैं, उस समय पानी भरे खेत में हल चलाकर ब्यासी की जाती है। इससे कुछ पौधे उखड़ जाते हैं। इसके बाद चौलाई की जाती है। इसमें पौधों का हाथों से पौधा सीधा किया जाता है और यह सीधे घने होते हैं और अलग अलग जगहों पर पौधे लेकर खाली जगहों पर लगा दिए जाते हैं। इससे के साथ ही निराई गुड़ाई भी की जाती है ना। इस विधि को अंग्रेजी में ट्रांसप्लांटिंग इन साइट्स भी कहा जाता है। ये अपने यहाँ जो प्रचलित है ना, उसको ब्यासी मेथड ही बोलते हैं। अपने यहाँ जो लगाते हैं वो ब्यासी मेथड के थ्रू ही लगाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है ब्यासी मेथड को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर इन छत्तीसगढ़। दिस मेथड आर मेक आफ्टर making a soil soft by plowing in the dry field. The seeds are sown by the sprinkle method. This is also called khurra sowing. After the rain, the seeds germinated their growth being. Their plants become the about 6 inches. इसके अलावा फिर अपन को खूब ब्यास किया जाता है, मतलब कि हल चलाया जाता है, जिससे पौधे टेढ़े हो जाते हैं, फिर उनको क्या करा जाता है, सीधा किया जाता है। तो इसको बोलते हैं ब्यासी मेथड। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखना। देखो यहाँ पे दोबारा से पूछा है ब्यासी मेथड, वो मैं पहले बताया ना आपको, वही है 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है हमको बॉटनिकल नेम वगैरह, मतलब डिस्क्राइब करना है किसको, सोयाबीन को। तो मैंने आपको बोला है पीजन पी और पैडी, वो दोनों याद करनी है, लेकिन सोयाबीन भी आप पढ़ के जाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो सोयाबीन भी पढ़ के जाएंगे, और जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वो पीजन पी और पैडी पढ़ जाइए, दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 8, जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सेकंड। ठीक है, फसल उत्पादन द्वितीय। चलिए, इसमें अगर हम देखें तो हमको अभी देखो ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं पढ़ना, आपको पता ही है। इसमें भी कुछ अच्छी फसलें हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पे लैपटॉप का भी जो है ना हीट हो जाता है, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट लगेगा तो हम थोड़ा सामान अच्छा लेंगे तो और अच्छे तरह से आपको पीटी वगैरह में पढ़ाएंगे। अभी क्या है ना, एक पुराना सा लैपटॉप है और एक पुराना सा पेन टैब है, इससे पढ़ाते हैं तो थोड़ा कभी कभी क्या हो जाता है ना, हीट वगैरह होने लगता है, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, थोड़ा बीच में रोकना पड़ता है। सबसे पहले हमको इसमें देखने पड़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, का भी इंपॉर्टेंट है। राइट टू इम्प्रूव, देखो इसमें से छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ शुगर केन, इसमें शुगर कौन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन की दो इंपॉर्टेंट वेराइटी है, CO1169, इसके अलावा CO617। 617 ये बहुत फेमस वेराइटी, मतलब C1163 मतलब 1169, इसके अलावा 617 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर केन की दाना याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन बोलेंगे तो राइट द डेफिनेशन ऑफ शुगर केन स्टाल्क एंड एनी वन बेनिफिट्स, मतलब जो होता है ना स्टाल क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेम टू इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ ग्राम, तो ग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है राधे। आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि राधे किसकी वेराइटी है, तो राधे जो है वो ग्राम की वेराइटी है, चना की वेराइटी। चने की सबसे उन्नत वेराइटी की बात करें तो इसमें राधे है ना, G62 यानी कि 62, गुलाब 2 JJ 221। ठीक है, तो J62 हो गया, गुलाब 2 हो गई, JJ 221 हो गई। इसके अलावा आप बता सकते हो 202 है ना, बहुत सारे नंबर्स आपको पता ही है आपको। ठीक है, तो ये आपकी ग्राम की हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा शुगर केन का सीधा। राइट द नेम्स ऑफ 2 इंसेक्ट्स एंड 2 डिजीज दैट द अफेक्ट शुगर केन क्रॉप्स देयर प्रिजर्वेशन, मतलब फसल को कैसे बचाना है, तो इसको मत करो अभी क्योंकि बड़े वाले के साथ ही देखेंगे। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, आप तो इस फसल में एक ही फसल को याद करो इस वाले चैप्टर से, वो है शुगर केन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम है भैया सिकेरम ऑफनिसिनेरम, फैमिली है ग्रेमनी। तो आपको बताइए घास आता है, तो घास तो ग्रेमनी में आता है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो साउथ ईस्टर्न यूरोप या फिर साउथ ईस्टर्न एशिया, बट डॉक्टर जो कंडोल्स अकॉर्डिंग टू दिस इज द बर्थ प्लेस इज इंडिया, क्योंकि ईस्टर्न एशिया के अंदर इंडिया भी आता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर कंडोल थे है ना, कंडोल जो थे ना, उनके अलावा अगर आप बात करें तो उसको इंडिया उन्होंने माना है इसका जन्म स्थान।
अगर बात करें इम्प्रूव वेराइटीज की तो आपको याद ही है, CO 1169, CO 617, CO 678, CO 775। तो CO लगा के कोई भी नंबर लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, सीट रीड आपको पता ही है ना। तो 3500 से लेके 40 है ना, जो होता है पीस, जो गठाने होती हैं वो लगाई जाती हैं हेक्टेयर में। डिजीज की बात करें तो बिल्ट रोग बहुत फेमस है इसका, और रेड रॉट। रेड रॉट मतलब जो क्या बोलते हैं, तो पुंगी खाते हैं ना, मतलब पुंगी, वो पुंगी लाल कलर की हो जाती है, इसको बोलते हैं रेड रॉट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वैरायटी डेवलपमेंट टू टिश्यू कल्चर मेथड, तो टिश्यू कल्चर से कौन कौन सी मेथड से बनाई गई है इसमें, तो टिश्यू कल्चर से अगर आप देखोगे COS 96260, इसके अलावा COS 84230, ये बनाई गई है ना, टिश्यू कल्चर से डेवलप करी गई है इनको। इंटर कल्टिवेशन एक्टिविटीज तो आपको पता ही है, अगर आप देखना चाहें तो उसके अंदर कुछ कुछ जो एक्टिविटीज डन द स्टैंडिंग क्रॉप्स आर कॉल्ड इंटर कल्टिवेशन एक्टिविटीज। दिस इंक्लूड द बीडिंग, अप्लाइंग सॉइल और ऑन प्लांट्स, प्लांट को डाल देना, शुगर कैन बिंडिंग है ना, बिल्डिंग कर देना, रैपिंग करना उनको, मतलब 2-3 गन्नों को इकट्ठा बांध दो जिससे वो गिरे ना। ठीक है, इसके अलावा कोई इंपोर्टेंट है नहीं, बाकी देखेंगे बाद में। देखो आपको पता ही है बॉटनिकल नेम क्या है, सिकेरम ऑप्निसिनेरम, फैमिली है ग्रेमनी, जन्म स्थान माना जाता है इसका इंडिया, किसके अनुसार, कॉन्डोल करके जो था ना डॉक्टर, उनके अनुसार। बेहतर किस्मों की बात करें तो CO 1169, CO 617, CO 678 और 7751, 775, ये ऐसा है ना 775। हेक्टर आपको पता ही है, इतने से इतनी आंखों वाले गन्ने, 3 आंखों वाले गन्ने लगाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कितनी आंखों वाला गन्ना जो है बुवाई के लिए अच्छा माना जाता है, 3 आंखों वाला बढ़िया माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा टिश्यू कल्चर से विकसित वैरायटी तो आपको पता ही है, ये वाली याद रखनी है आपको। बीज उपचार आपको देखना नहीं है यहाँ पे, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। पकने वाले लक्षण करने के लिए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रैपिंग वगैरह करना होता है ना इंटर कल्टिवेशन में, तो रैपिंग वगैरह याद रख लेना। ठीक है, तो ऊपर वाला जो शुगर केन है उसको याद रख लो, इसके अलावा ये वाला याद रखो, रेटून जो होता है। व्हाट इज शुगर केन रेटून? ठीक है, तो व्हाट इज शुगर केन रेटून क्या होता है, इसको देखने के लिए भी लॉन्ग आंसर देखेंगे हम। ठीक है, चने की खेती आ गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो चने की खेती भी इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको आपको क्या रखना है। देखो सबसे पहले तो इनकी फैमिली याद रखनी है, तो है ना, तो लेगुमिनेसी हो गई, और साइसर एरिएटेनम है ना, एरिएटेनम जो करके ना इसका बॉटनिकल नेम है। ये 2 चीजें याद रख लो, बाकी चीजें तो आपको पता ही है चने के बारे में। इसकी किस में याद किस में याद कर लेना, अमर, केफोर, गौरव, पूषा, ग्वालियर, राधे, इंदौर 22 है ना, ये इसकी किस में है। इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट इसमें क्या है, शुगर केन। इसमें शुगर केन का एक बड़ा सा क्वेश्चन था, वो देख रहा हूँ, इसमें और चीजें भी शुगर केन के बारे में बताई गई थी, इधर मिलेगा अपन को। ठीक है ना, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन फॉलोइंग द अंडर हेडलाइंस। पी है ये तो मटर, इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, इसका वर्ड निकलने में अगला देख लेना। ठीक है, इसमें गन्ना था भैया, गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ चला गया यार। गन्ना वाला कल्टीवेशन का जो है ना चैप्टर, अच्छे तरीके से देख के जाना। ये रेटून वाला, हाँ रेटून देखो, ये रेटून देख रहा है, ये देखो गन्ने का पैडी से आप क्या समझते हैं बताइए। तो गन्ने पैडी कुछ नहीं है, रेटून और पैडी क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, गन्ना काट लिया तो पैडी रोपाई गई, गन्ने की फसल की कटाई के बाद उसी खेती में बोई गए फसलों की जड़ों से नए गन्ने के पौधे निकलते हैं। इन पौधों से पैदा हुई गन्ने की फसल को जो है रेटून या फिर दरार कहते हैं। ठीक है, इसके लाभ क्या है, पैडी फसल के लिए खेती की तैयारी, बीज पौधा वगैरह आदि की जरूरत नहीं होती। पैडी फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत कम आती है। देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला रेटून क्या है, तो रेटून में आपको बता देता हूँ क्या है। जब हम गन्ने को बोते हैं तो गन्ने को हम बाद में कट कर लेते हैं, अब गन्ना कट गया तो आपने उसमें जो जो फुंसा छोड़ दिए, उनसे गठानों से अपने आप दोबारा गन्ना निकलता है, उसको बोलते हैं रेटून, और उसी को बोलते हैं क्या, पैडी, है ना। पैडी हो गई, उससे पूरी फसल निकल आई। अब उसमें फायदा क्या हुआ, आपको ना बोना पड़ा, ना आपको सीड खरीदने पड़े। ठीक है, तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये उसके एडवांटेज है। ठीक है, इनको याद रखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज याद रख लेना। बस ये चैप्टर आपका खत्म हो गया 8, जिसको हम बोलते हैं क्या,
एट चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, एट चैप्टर को हम बोलते हैं भैया इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा शुगर केन, ग्राम और पी। लेकिन शुगर केन सबसे इंपोर्टेंट है, शुगर केन को अच्छे तरीके से याद कर लो, शुगर केन 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देख लो क्या ग्राम, तो ग्राम में देखो तीन चीजें मेन आएंगी, उसका नाम है ना साइसर सेरिडिनम जो करके नाम है उसका, वो उसकी फैमिली है लेगुमिनेशी, और उसकी वैरायटी के नाम याद रख लो तो राधे हो गई। इसके अलावा जेजे होगी, जेजे करके कोई भी नंबर लिखोगे, जेजे में बहुत सारी वेराइटीज हैं वो लिख दो, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है ग्राम के बारे में। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, उससे पहले देखना पड़ेगा कंप्यूटर की जो है बैटरी। अभी 29% है तो हम चैप्टर नंबर 9 भी देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में कुछ है नहीं। तो इसमें मशरूम कल्टीवेशन है, तो मशरूम कल्टीवेशन भी आप लोगों को याद रखना है। देखो ये देखो चैप्टर नंबर क्या है 9, इसको हम बोलते हैं मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इसके ऑब्जेक्टिव हम बाद में देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए जितनी ज्यादा कमेंट आएंगी उतने हिसाब से हम जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया सा वीडियो बना के देंगे। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दिखता है मशरूम, आपको पता ही है, ये ऊपर ऊपर ये दिख रहा है ना, ये कोरमुत्ता देखा उसी जैसा होता है। तो ये कैप होता है इसका, ठीक है। ये सब आप लोग डंडे वगैरह होते हैं, ये देख लेना, ठीक है। इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए मशरूम कल्टीवेशन। लेकिन मशरूम कल्टीवेशन से आएगा आपको क्या ऑब्जेक्टिव, अकेला क्या आएगा ऑब्जेक्टिव, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 से भी कुछ नहीं आने वाला। चैप्टर नंबर 10 के बारे में देख लेते हैं हम। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है, तो एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, याद रखना। अभी हम देख लेते हैं क्या है इसमें, पढ़ने लायक कुछ है क्या। 10th और 11th दो चैप्टर मिला के 10वां और 11वां मिला के 3 नंबर का आएगा, ठीक है। 10वां और 11वां मिला के ही 3 नंबर का आएगा। तो वो देखो ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन याद करो, यही वाला इंपॉर्टेंट है सबसे। सजावटी बागवानी का दायरा बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए, मतलब सजावट बनाने के लिए, खूबसूरती बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर के लिए है कि लोगों में सजावटी बागवानी के प्रति रुचि, मतलब और लोग जो है सजावट के लिए प्रोत्साहित हों। रुचि जगाने के लिए विभिन्न सामुदायिक केंद्रों पर बागवानी विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि आम लोग बागवानी से महत्वपूर्ण समझ सकें। समय समय पर है ना पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए। इन प्रदर्शनियों से विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। ऐसा करने से आम जनता में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है और उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पानी, बिजली, खाद और ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। निर्यात के लिए जाने वाले फूल, बीजों और पौधों आदि पर माल ढुलाई और करों में छूट दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये बढ़ेगा, है ना। जैसे इसमें देखो टू इन मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं पहले आपको। गिव द सजेशन इन इंक्रीज द स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, मतलब जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है उसके स्कोप को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो जो है ना, इंटरेस्ट इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग अमोंग द pupils लेक्चर बाय द हॉर्टिकल्चर culturist should be organized at various community center so that common pupils can understand the importance of the gardening, है ना। जिससे क्या होगा, जैसे कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट है तो वो उसके आपको भाषण सुनाए, है ना, अलग अलग केंद्रों से, तो उससे क्या होगा, जो लोग होंगे वो मोटिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा फ्लावर एग्जीबिशन शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर टाइम टू टाइम, है ना, टाइम टाइम पे फ्लावर एग्जीबिशन लगाना चाहिए। और फिर उसमें क्या करना चाहिए, कंपटीशन रखना चाहिए, किसका अच्छा है, किसका और अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा टू प्रमोट फ्लावर कल्टीवेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स एंड लॉन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइड। अब फ्लावर कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की चीजें अच्छी करनी चाहिए। इसके अलावा देयर शुड बी, है ना, एग्जाम्पेशंस इन द जो होता है ना करना चाहिए। उसके अलावा टैक्सेस, है ना, जो फ्लावर्स और सीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन सब में क्या करना चाहिए, थोड़ा सरकार को राहत देना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीजें आप बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि सजावटी उद्यानों में भागों की सूची बनाइए, मतलब कि मेक अ लिस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन। तो उसमें क्या क्या होता है, देखो हिंदी में समझा देते हैं। सड़क, रास्ते और पगडंडियां हो सकती हैं। दूसरे पे पेड़ लगाना, तीसरे पे हरियाली, बाढ़ और बॉर्डर्स की सजावट, झाड़ियां, इनकी पट्टियां वगैरह, फूलों की क्यारियां और पट्टियां बनाना, गमले रखना, ये सब इनके अंदर होते हैं।
ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख सजावटी बगीचों के नाम लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डालिए वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे गार्डन पूछेगा। एक निर्माण में देखना, गार्डन, वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में है ना। सुगल जो होता है ना, सुगल सुगल गार्डन, अमृत, तो ये कहाँ है, दिल्ली में है ना। शालीमार गार्डन कहाँ है, श्रीनगर में है। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, ऊटी करके जो ना जगह, उस कहाँ पर है। देखो, वृंदावन गार्डन मैसूर में, सुगन गार्डन दिल्ली में, शालीमार गार्डन श्रीनगर में, वनस्पति गार्डन ऊटी में। यहाँ से गार्डन ही आएगा, लिख लो ये बात, गार्डन आएगा यहाँ से, ठीक है। ठीक है, गार्डन ही याद रख लो, आप फालतू की चीज याद मत रखो, गार्डन याद रख लो, गार्डन ही आपको देखने को मिलेगा। और एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव है ना, उसके अंदर बहुत सारे गार्डन दिए, वहां से कर लेना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया, और यहाँ से 11 स्टार्ट हो गया। 11 भी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको 12 से 20। एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे अगर आप बोलेंगे तो, अगर आपका ज्यादा कमेंट आया तो। इसके अंदर कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, 11 चैप्टर में कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। इंपोर्टेंस ऑफ ग्रीनरी पढ़ना है इसके अलावा, बस हो जाएगा काम हमारा। अब मेन बात यह है कि आपको करना पड़ेगा वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। 3 दिन 2 दिन लगातार इस वीडियो को देखिए, जिससे पूरे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए, और जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं उनको वापस से वीडियो पॉज करके एक कॉपी पे लिख लीजिए, गारंटी से याद हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप कल्टीवेशन, जिसमें सोयाबीन की फसल है, पीजन पी की फसल है। इसके अलावा हम बात करें मूंग की फसल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फसलों को याद रखो, और बाकी सारी फसलों के बॉटनिकल नेम याद रखो, ठीक है। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपको एक साथ पूरे 12 चैप्टर की वीडियो चाहिए, मतलब 12 से लेकर 20 चैप्टर तक की वीडियो चाहिए, या छोटे छोटे मैं मतलब 2-2 चैप्टर की लेके आऊँ, 3-3 चैप्टर की लेके आऊँ, कैसे चाहिए। इसके अलावा बताइए ऑब्जेक्टिव कैसे चाहिए, एक वीडियो में पूरा चाहिए, या 10-10 चैप्टर करके 2 वीडियो लेके आए। जितना सजेशन आप लोग हमको देंगे, हम उतना आप लोगों के लिए काम करेंगे, और उतना अच्छा करने वाले हैं। और 10 मार्च से जो है आप लोग पीईटी की पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि 10 मार्च से हम कर रहे हैं बैच स्टार्ट, जो ऑफलाइन रहने वाला है अशोकनगर के अंदर। तो जितने भी अशोकनगर के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बेटा पीईटी की तैयारी करनी है तो टारगेट बैच में आ जाओ 10 मार्च से, गारंटी है, हमें पहले सिलेक्शन दिए, अब भी सिलेक्शन देंगे। और ऑनलाइन वाले अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइए, तो हम आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।